पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, 8वें वेतन आयोग का हुआ गठन। 1 जनवरी से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग। खाद पर 38,000 करोड़ की सब्सिडी को भी मंजूरी। आईआरसीटीसी घोटाला केस में रालू राबड़ी ने कोर्ट से की राहत की मांग। कहा रोजाना ट्रायल न चले मिलॉर्ड, 4 हफ्ते का दिया जाए वक्त। अपनी ही योजना में फंसी फडणवीस सरकार। लाडली बहन योजना में बजट से ज्यादा हुआ खर्च, सरकारी खजाने पर पड़ रहा है दबाव। आरटीआई से हुआ खुलासा। शेयर बाजार में गिरावट, 150 अंकों की गिरावट के साथ 84,628 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 29 अंकों की गिरावट के साथ 25,936 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उन्हें 20 महीने में पूरा करने का दावा भी किया है। पटना में महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं ने इन्हें जारी किया। तो क्या है घोषणा पत्र में खास और क्या कहा तेजस्वी यादव ने, देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को बिहार का तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है, जिसमें महागठबंधन के 20 प्रण शामिल किए गए हैं। घोषणा पत्र में सभी सहयोगी दलों के वादों को जगह दी गई है और चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, वो ही महागठबंधन के सीएम फेस है। इसलिए घोषणा पत्र के कवर पर तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीर भी लगाई गई। महागठबंधन के घोषणा पत्र में सबसे बड़ा ऐलान, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा माना जा रहा है। इसके लिए 20 महीने की समय सीमा तय की गई है और इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। आज महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर बिहार के लोगों के सामने संकल्प पत्र रखा है। बिहार कैसे बनेगा, रोड मैप क्या होगा, ये सारी बातें हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष रखी है। तेजस्वी ने साफ कह दिया कि जो 20 प्रण घोषणा पत्र में किए गए हैं उन सभी को 5 साल में पूरा किया जाएगा। तेजस्वी ने इस दौरान नीतीश कुमार को लेकर कहा कि मैं उनके लिए सहानुभूति रखता हूं। बीजेपी और भ्रष्ट अधिकारियों ने उनको पुतला बना दिया है, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमित शाह ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम का फेस कौन होगा ये साफ है, लेकिन एनडीए की ओर से कुछ क्लियर नहीं है। घोषणा पत्र में जो मुख्य वादे किए गए हैं उसमें सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा। 20 महीने के भीतर युवाओं को नौकरी प्रदान करना प्रारंभ कर देगी। जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन 30,000 प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा। उनके द्वारा लिए गए ऋण का ब्याज माफ कर दिया जाएगा। सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। 1 दिसंबर से माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी और अगले 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 30,000 प्रदान किए जाएंगे। हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए 2000 बिजली बसें खरीदी जाएंगी। बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी और सुसंगत नीति बनाई जाएगी। इस दौरान सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए हैं वो पूरा करने लायक हैं। हम सभी वादे पूरा करेंगे। महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राज्य में 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है और उससे पहले राज्य में पारा चढ़ा हुआ है। छठ के बाद अब राज्य की सियासी जमीन पर नेताओं की रैलियों का तड़का लगने वाला है। इंडिया के नेताओं ने कमर कस ली है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता अब बिहार में रैली करने वाले हैं। इंडिया में शामिल सभी दल एक्टिव मोड में हैं और इस बीच आरजेडी ने बड़ा कदम उठाया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में तेजी आ गई है। छठ पूजा के बाद अब सभी का ध्यान चुनाव पर है और तमाम नेता जो अब तक मैदान में नहीं उतरे थे वो भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। खबर आ रही है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी 29 अक्टूबर से मिशन बिहार शुरू कर रही हैं। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में उनकी 2 रैलियां प्रस्तावित हैं। इस दौरान उनके साथ महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे, जिससे बिहार चुनाव और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की है कि ठेकुआ और प्रसाद खाकर वापस प्रदेश नहीं जाना है। आप सभी को यही रुकना है बिहार बनाने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने वोट चोरी पर भी खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के चेलों और चमचों बेईमानी का ब भी दिमाग में मत लाना। वोट चोरी और बेईमानी किसी हाल में होने नहीं देंगे। अब लड़ाई आर पार की है। तेजस्वी के तेवर तीखे दिखाई दे रहे हैं। वो इस चुनाव में अपनी जीत का दावा ही नहीं कर रहे बल्कि उसके लिए हर जरूरी कदम भी उठा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी एक्शन लिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते उन्होंने आरजेडी के 27 नेताओं को निष्कासित कर दिया है।
जिसमें 2 विधायक और 4 पूर्व विधायक भी शामिल हैं। वहीं एक्शन प्रशांत किशोर के खिलाफ भी लिया गया है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का नाम बिहार के साथ ही पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में भी पाया गया है, जिसके बाद चुनाव रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। साफ है प्रशांत किशोर मुश्किलों में फंस गए हैं। अब देखना होगा कि वो चुनाव आयोग को क्या जवाब देते हैं। राहुल और तेजस्वी रैली के दौरान कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, तो चुनाव आयोग की तरफ से भी एसआईआर की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एसआईआर की प्रक्रिया के ऐलान के साथ ही सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के नेता एसआईआर के दूसरे चरण का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं विरोधी इस पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक के बाद एक विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, तो क्या कुछ कहा विपक्षी नेताओं ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर होने के बाद अब ये देश के अन्य 12 राज्यों में होने जा रहा है। जैसे ही चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के एसआईआर की घोषणा की, विपक्ष ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल तो असम में इस प्रक्रिया के न कराए जाने को लेकर है। इस मामले में विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि राज्य में एसआईआर को लेकर 2 नवंबर को सभी दलों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। सीएम स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हम मताधिकार छीनने की किसी भी कोशिश का विरोध करेंगे और वोट चोरी को नाकाम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इतनी जल्दबाजी और अपारदर्शिता में ये प्रक्रिया कराना दरअसल चुनाव आयोग की साजिश है, ताकि लोगों के अधिकार छीनकर भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके। चुनाव आयोग का काम पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराना है। तो वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एसआईआर को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने चुनाव आयोग के इस फैसले की आलोचना की। विजय ने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो कदम उठाया गया है वो संदेह पैदा कर रहा है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कोशिश क्यों हो रही है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के चलते चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हो सकता है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग पर भड़क उठी। सीएम ममता ने यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग अपनी सीमाएं लांघ रहा है और चुनाव की तारीखें घोषित होने से पहले ही सरकारी अधिकारियों को धमका रहा है। इनके अलावा शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप तानाशाही नहीं चाहते तो यही समय है। मैं चुनाव आयोग से फिर कहता हूँ कि आप गलतियां सुधारे बिना चुनाव नहीं करा पाएंगे। फर्जी मतदाताओं के कदाचार के लिए चुनाव आयुक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगला लोकसभा चुनाव जीतने और केंद्र में सरकार बनाने के बाद ऐसे चुनाव आयुक्तों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। अब चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ही विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष की तरफ से लगातार वोट चोरी को लेकर खुलासे किए जा रहे हैं और अब उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भी एक बड़ा बम फोड़ा है, जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ही बुरी तरह घिर गए हैं। तो क्या खुलासा किया आदित्य ठाकरे ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में वोट चोरी पर एक और बम फूटा है, जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी पर विपक्ष के आरोप और पुख्ता होते नजर आ रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के एटम बम के बाद अब उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भी वोट चोरी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कही थी और अब उन्होंने ये स्ट्राइक कर भी दी। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई धांधली पर बड़ा खुलासा किया है। राहुल के ही स्टाइल में बाकायदे पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि लोग मुझे बताते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वीवीपैट में गड़बड़ी है, लेकिन अब तो मतदाता सूची में ही गड़बड़ी सामने आई है। मतदाता सूची में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। राज्य में बीजेपी और चुनाव आयोग ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद कैसे वर्ली विधानसभा में 16,000 फर्जी मतदाता बढ़ाए गए। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इस घोटाले के कई सबूत पेश किए और बताया कि वर्ली विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के समय 2,52,970 मतदाता थे, जो विधानसभा चुनाव में बढ़कर 2,63,352 हो गए। यानी कुछ ही महीनों में 16,043 वोटरों की बढ़ोतरी हुई। वर्ली क्षेत्र में 19,333 मतदाता संदिग्ध हैं। 502 मतदाताओं के नाम लगभग एक जैसे हैं। कुल 643 मतदाताओं का लिंक गलत दर्ज हुआ है। एक ही कमरे में 38 मतदाता दर्ज है। कुछ मतदाता कार्डों में फोटो नहीं है। एक कार्ड में तो केवल नाक की तस्वीर लगी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये सिर्फ वर्ली तक सीमित नहीं है। मुंबई में ऐसे लाखों मतदाता हैं। कुछ मतदाता अब इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी सूची में उनका नाम मौजूद है। आदित्य ठाकरे के इन आरोपों ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगे आरोपों को और बल दे दिया है। जिस तरह बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव गुट के नेता ने ये खुलासा किया है, मतदाताओं से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है, उसके बाद ये तय है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता सवालों से घिर गई है। आदित्य ठाकरे के बयान से बीजेपी और चुनाव आयोग घिर गए हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान और फैसले के चलते विपक्ष के निशाने पर बने हुए हैं।
इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर जमकर हमला बोला और उन पर पूरी मुंबई को निगलने के आरोप भी लगा दिए। तो क्यों शाह पर फूटा उद्धव ठाकरे का गुस्सा और क्या है पूरी खबर, जानिए रिपोर्ट में। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। महाराष्ट्र के वर्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली के दौरान उन्होंने शाह की तुलना एनाकोंडा से की और साथ ही बीजेपी पर राजनीतिक हेरफेर और जमीन हड़पने के जरिए मुंबई को निगलने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में छपी एक रिपोर्ट का ठाकरे ने हवाला दिया, जिसमें बीजेपी के नए कार्यालय को जमीन हड़प कर बनाए जाने को कहा गया था। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी गुट की तरफ से 27 अक्टूबर को मुंबई में एक रैली हुई, जिसमें उद्धव ने बीजेपी को बुरी तरह घेर लिया। उन्होंने कहा कि जैसे एनाकोंडा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है, वैसे ही मुंबई को वे गटकना चाहते हैं। ठाकरे ने अमित शाह और भाजपा की तरफ इशारा करते हुए ये बात कही। उन्होंने दावा किया कि वे मुंबई पर कब्जा करने आए हैं। उद्धव ठाकरे का गुस्सा किसी एक मुद्दे पर नहीं फूटा, बल्कि उन्होंने कई मुद्दों पर एक साथ बीजेपी और शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कटाक्ष किया और कहा कि लोकतंत्र में मतदाता सरकार चुनते हैं, लेकिन आज सरकार मतदाताओं को चुनती है। अगला लोकसभा चुनाव जीतने और केंद्र में सरकार बनाने के बाद ऐसे चुनाव आयुक्तों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था, लेकिन वो अब भी आत्मनिर्भर भाजपा नहीं बन सकी है, क्योंकि वो पार्टियों को तोड़ने और वोट चुराने का सहारा लेती है। जिस तरह उद्धव बीजेपी पर हमलावर नजर आए हैं, उसे देखकर ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे के इस बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है, तो गजा में भी युद्ध विराम को लेकर चर्चा गरमाई हुई है। गजा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना का पहला चरण लागू होने के बाद अब दूसरे चरण के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके तहत गजा में अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की तैनाती होगी और इसी सिलसिले में अब इजराइल और पाकिस्तान के बीच बैठक हुई, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पूरी जानकारी के लिए देखिए रिपोर्ट। गजा में युद्ध विराम के दूसरे चरण को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। खबर आ रही है कि पाकिस्तान गजा में 20,000 सैनिकों की तैनाती करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के सीनियर अधिकारियों के साथ कई गुप्त बैठकों के बाद ये फैसला किया गया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गजा शांति प्रस्ताव के तहत दूसरे चरण में इस क्षेत्र को दोबारा बसाने का काम शुरू होगा। पश्चिमी देशों की निगरानी में इसका पुनर्निर्माण होगा और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। इस्लामिक देश अपनी अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इजरायली PM नेतन्याहू ने तुर्की की सेना की तैनाती से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि तुर्की हमास के करीब है, इसलिए उसके सैनिकों को गजा में भेजना ठीक नहीं होगा। ऐसे में क्या पाकिस्तानी सेना की तैनाती गजा के विकास में मददगार साबित होगी? सवाल ये उठ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का इतिहास फलस्तीनियों के साथ अच्छा नहीं रहा है। 1970 में जॉर्डन में पाक सैनिकों ने 25,000 फलस्तीनियों की जान ले ली थी। ऐसे में क्या इस बार पाकिस्तानी सेना फलस्तीनियों का साथ देगी? क्या फलस्तीनी लोग पाक सेना पर भरोसा कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रंप के गजा प्लान का समर्थन करने के खिलाफ पाकिस्तान की जनता ने जमकर प्रदर्शन किया था। ऐसे में अगर अब भी शहबाज सरकार इस प्रस्ताव को लेकर आगे बढ़ रही है, तो क्या पाकिस्तान की जनता को यह मंजूर होगा? यानी इस एक फैसले से गजा ही नहीं, पाकिस्तान में भी अस्थिरता आ सकती है। गजा में पाकिस्तानी सैनिकों की एंट्री होने जा रही है, तो भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात मोंथा ने भी दस्तक दे दी है। ये तूफान आंध्र प्रदेश के तट से टकराया और भारत के कई राज्यों तक इसके पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। जिस रफ्तार के साथ ये तूफान आगे की तरफ बढ़ रहा है, उससे भयंकर तबाही की आशंका जताई जा रही है और इसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। देखिए रिपोर्ट में। चक्रवात मोंथा की भारत में एंट्री हो गई है। देर शाम ये तूफान मछलीपट्टम और कलिंगपट्टम के बीच काकीनाडा के पास आंध्र प्रदेश के तट से टकराया, जिसके बाद से तेज आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है। 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती हैं। तूफान की वजह से समुद्र में उथल पुथल बढ़ गई है, लहरें ऊंची उठ रही हैं और समुद्र में ज्वार का असर दिख रहा है। पूर्वी तट से सटे राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है। तूफान से पहले ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। आंध्र प्रदेश के साथ ही ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के भी कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है।
राज्य प्रशासन और बचाव एजेंसियां पहले से ही तैयार हैं। एनडीआरएफ ने अपनी 25 टीमों को तूफान प्रभावित राज्यों में तैनात किया है। 20 टीमें स्टैंड बाय मोड पर हैं। ओडिशा में 24 ODRAF, 5 NDRF और 99 फायर सर्विस टीमों के 5000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। तूफान से प्रभावित होने की संभावना वाले लोगों के लिए 8 दक्षिणी जिलों में 2000 से ज्यादा आपदा राहत केंद्र खोले हैं। राज्य सरकार के 2048 आपदा राहत केंद्रों में 11,396 लोगों को रखा गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है और कई स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। प्रभावित इलाकों में कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। एयरलाइंस की तरफ से भी यात्रियों को सलाह दी है कि कंफर्मेशन लेकर ही घरों से बाहर निकलें। मौसम विभाग इस तूफान पर हर पल नजर रखे हुए है। लोगों से भी सावधानी बरतने की और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। चिराग पासवान से कोई ये पूछे कि क्या वो बीजेपी के बड़े नेता हैं या एनडीए के कन्वीनर वगैरह हैं, तो किस आधार पर उन्होंने ये कह दिया कि सीएम फेस बिहार का नीतीश कुमार ही होंगे। वैसे आजकल भतीजा बहुत लगा हुआ है अपने चाचा को मनाने के लिए, उनको पटाने के लिए। उसने ये तक कह दिया कि उसके जो विधायक आएंगे, जो कि अभी जीते भी नहीं हैं, उनका समर्थन भी नीतीश कुमार को मिलेगा मुख्यमंत्री के तौर पर। तो अब देखना ये है कि चिराग की ये रोशनी राजनीति में बिहार की क्या रंग लेकर आएगी, या फिर चिराग टिमटिमा कर ही रह जाए।